है टर्की, जिसकी ज्योग्राफी लिटरली एक मिरेकल है। टर्की एशिया और यूरोप के बीच एक ब्रिज है जो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। ऑटोमन एम्पायर के कंपैरिजन में आज का मॉडर्न टर्की सिर्फ इस एनाटोलियन पेनिनसुला तक कन्फाइंड है और एनाटोलिया का ये एरिया बहुत ही खास है। हजारों साल से डिफरेंट एम्पायर्स ने ये एरिया कंट्रोल करने की कोशिश की है और उसकी वजह इस एरिया की यूनिक ज्योग्राफी है। टर्की के नॉर्थ में बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है और इसी स्ट्रेट की वजह से इस्तांबुल जैसा तारीखी शहर वजूद में आया। इस्तांबुल बहुत सी पावरफुल एम्पायर्स का कैपिटल रहा है। सबसे पहले ये ग्रीक्स के कंट्रोल में था, फिर इसका कंट्रोल पर्शियंस के पास चला गया, फिर मैसेडोनियन और बाइजेंटाइन एम्पायर्स ने इस शहर को अपना कैपिटल बनाया एंड फाइनली ये ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल बना। इसी तरह टर्की का एक और जियोग्राफिकल मिरेकल ये डार्डनेल स्ट्रेट है, एक और तंग सा रास्ता जो एनाटोलिया को बल्कन्स, सदर्न यूरोप और ग्रीक आइलैंड से कनेक्ट करता है। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो यही वो सारा एरिया है जो सारी बड़ी एम्पायर्स का पावर सेंटर रहा है, चाहे वो स्पार्टन्स हो, पर्शियंस हो, रोमन्स हो या फिर ऑटोमन एम्पायर हो। और इसकी वजह यही है कि एनाटोलिया दुनिया के ये दो समुद्री चोक पॉइंट्स कंट्रोल करता है। लेकिन ये दो स्ट्रेट्स तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। टर्की की ज्योग्राफी के बारे में ऐसे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज से लाखों साल पहले यूरेशियन और एनाटोलियन प्लेट्स के टकराने से नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन बनी और इसी फॉल्ट लाइन ने यहाँ पर ऐसे ऐसे जियोग्राफिकल वंडर्स क्रिएट किए जो शायद पूरी दुनिया में और कहीं नहीं। फॉर एग्जाम्पल टर्की की नॉर्दर्न साइड पर ये पोंटेक माउंटेन रेंज है जिसकी हाइट 4000 मीटर है और इसी माउंटेन रेंज की वजह से टर्की का सबसे फर्टाइल एरिया भी इधर नॉर्थ में ही है। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि करीबन 70% टर्की गर्म और खुश्क है, स्पेशली ये सारी सदर्न साइड जो मिडिल ईस्ट को टच करती है। टर्की की ज्यादातर पॉपुलेशन इधर इस्तांबुल, इजमीर, बर्सा, अंटालिया और अंकारा जैसे शहरों में रहती है जो इधर वेस्टर्न साइड पर है। और इसकी वजह भी यही है कि टर्की की वेस्टर्न और नॉर्दर्न साइड फर्टाइल है और यहाँ पर मौसम भी ठंडा है। इस मौसम और फर्टिलिटी की वजह ये है कि इधर ब्लैक सी में जब वाटर एवेपोरेट होता है और बादल बनकर जब वो इधर पोंटेक माउंटेन रेंज पर आते हैं तो वो इन 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस नहीं कर पाते और वो इसी नॉर्दर्न साइड पर ही बरसते हैं। इसी तरह ये माउंटेन रेंज साउथ से आने वाली गर्म और खुश्क हवा को भी रोकती है, जिसके नतीजे में ये नॉर्दर्न साइड लश ग्रीन है। एनाटोलिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसे दो समुद्र लगते हैं, नॉर्दर्न साइड पर ब्लैक सी और वेस्टर्न साइड पर मेडिटेरेनियन सी। और इन समुद्रों की वजह से हजारों साल से एनाटोलिया को दुनिया की सारी मार्केट्स तक एक्सेस रही है। 6th सेंचुरी में ये एरिया पर्शियन एम्पायर का इकोनॉमिक हब था क्योंकि इसके जरिए ही पर्शियन एम्पायर इजिप्ट और मेसोपोटामिया से कनेक्टेड थी। तो देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल सा बन जाता है और हमेशा से सारी बड़ी एम्पायर्स का हेडक्वार्टर इसी ट्रायंगल में होता था। इवन अलेक्जेंडर ने जब पर्शियन एम्पायर पर अटैक किया तो उसने सबसे पहले एनाटोलिया पर कब्जा किया और इस कब्जे के सिर्फ 8 सालों में द ग्रेट पर्शियन एम्पायर कोलैप्स कर गई। इसी तरह ऑटोमन एम्पायर के लिए भी एनाटोलिया बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एशिया और यूरोप का ब्रिज था और यूरोप तक पहुंचने के लिए उन्हें हर सूरत इस बॉस्फोरस स्ट्रेट का कंट्रोल चाहिए था और फिर इसी स्ट्रेट के जरिए ऑटोमन्स ने सदर्न यूरोप पर भी कब्जा कर लिया। इसी तरह एनाटोलिया सिल्क रोड का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था बिकॉज चाइना, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया से आने वाला सारा माल एनाटोलिया के जरिए ही यूरोप को जाता था और इसीलिए उस जमाने में हर एम्पायर चाहती थी कि इस्तांबुल का कंट्रोल उसके पास हो। तो टर्की की ज्योग्राफी हमेशा से वर्ल्ड सुपर पावर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव रही है। इसी यूनिक ज्योग्राफी की एक और एग्जांपल टर्की की ये टॉरस माउंटेन रेंज है। इन पहाड़ों ने हमेशा से एनाटोलिया को एक नेचुरल प्रोटेक्शन दी है। 13th सेंचुरी में पूरे एशिया पर मंगोल्स का राज था और वो अजरबैजान और ईरान पर कब्जा करते हुए इधर एनाटोलिया के बॉर्डर्स तक पहुंच गए थे, मगर फिर इस माउंटेन रेंज ने उनका रास्ता रोक लिया। ये इतना मुश्किल रास्ता था कि मंगोलों को अजरबैजान से एरज़ोरम तक पहुंचते पहुंचते 10 साल लग गए। हालांकि ये सिर्फ 570 किलोमीटर का रास्ता है। इसके कंपैरिजन में जब मंगोल्स ने यूरोप पर अटैक किया तो इस 6000 किलोमीटर के एरिया को क्रॉस करने में उन्हें सिर्फ 5 साल लगे। इससे पता चलता है कि इस माउंटेन रेंज को क्रॉस करना कितना मुश्किल काम है। यही वजह है कि आज भी टर्की की ये सारी ईस्टर्न साइड इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वेस्टर्न साइड से बहुत पीछे है और फिर यहाँ पर वैसे भी ज्यादातर कुर्दिश लोग रहते हैं। कुर्द टर्की की टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 15% है और ये सब टर्की की सदर्न और ईस्टर्न साइड पर रहते हैं। और सिर्फ टर्की ही नहीं बल्कि नॉर्दर्न सीरिया, नॉर्दर्न इराक और वेस्टर्न इराक के बीच तकरीबन 3 से 4 करोड़ कुर्द रहते हैं। कुर्द दुनिया की वो सबसे बड़ी नेशनैलिटी हैं जिनका खुद का कोई कंट्री नहीं और इसीलिए
हर कुछ टाइम बाद कुर्द लोगों ने कोशिश की कि वो इस एरिया पर अपना एक कंट्री बनाएं जिसका नाम कुर्दिस्तान हो, मगर ऐसी सारी एफर्ट्स को टर्की, सीरिया, इराक और ईरान ने हमेशा से बड़ी सख्ती से दबाने की कोशिश की है, जिसके जवाब में कुर्दिश लोगों ने अपनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जो पिछले कुछ सालों से टर्की और सीरिया में ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा सके। तो टर्की के लिए ये ईस्टर्न साइड जहां एक नेचुरल प्रोटेक्शन है, वहीं एक कांस्टेंट सर दर्द भी है। इसी तरह टर्की का एक और जियोग्राफिकल मिरेकल टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर है, जो इन पहाड़ों से निकलते हैं और सीरिया, इराक और ईरान को जाते हैं। ऑटोमन एम्पायर इन्हीं दो दरियाओं के जरिए एनाटोलिया से बाकी एरियाज तक चीजें ट्रांसपोर्ट किया करती थी, लेकिन यही दो रिवर्स आजकल टर्की, सीरिया और इराक के बीच तनाव का भी सबब है, क्योंकि टर्की यहाँ पर डैम्स बना रहा है जिससे बाकी कंट्रीज तक इन रिवर्स का फ्लो बहुत कम हो जाएगा। दुनिया का क्रॉस रोड्स होना आज भी टर्की का सबसे बड़ा एडवांटेज है। दो समुद्रों तक एक्सेस होने की वजह से टर्की के जीडीपी का एक बहुत बड़ा पोर्शन एक्सपोर्ट्स जनरेट करती है, और फिर इन दोनों स्ट्रेट्स का कंट्रोल भी टर्की के पास है, जिसका मतलब है कि यहाँ से गुजरने के लिए सारी ट्रेड शिप्स को टर्की को ही फीस पे करनी होती है। आज का टर्की 8 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ वेस्ट में बल्गेरिया है, वेस्ट में ग्रीस है, नॉर्थ ईस्ट में जॉर्जिया है, आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान के साथ ईस्ट में, और फिर साउथ ईस्ट में इराक और सीरिया के साथ भी टर्की का बॉर्डर है। और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हजारों साल से एनाटोलिया का ये एरिया इतना इम्पोर्टेंट रहा है। सीरिया और इराक वाले बॉर्डर्स पर पिछले कुछ सालों से एक कांस्टेंट टेंशन है, और उसकी वजह ये कुर्दिश बागी और सीरिया में होने वाली सिविल वॉर है, और फिर इराक में आईसिस की बढ़ती हुई पावर भी टर्की के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। खैर, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इस बारे में थी कि कैसे जियोग्राफी किसी कंट्री को इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट बना सकती है। अगर एनाटोलियन और यूरेशियन प्लेट्स आपस में ना टकराती और ये स्ट्रेट्स ना बनते तो शायद टर्की कभी भी दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट ना होता और हमारी पूरी हिस्ट्री कुछ मुख्तलिफ होती। अगर आप ऐसी ही जियोग्राफी और जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट से ही हमें आपकी फीडबैक का पता चलता है। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।